आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय में पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी, इसको अंग्रेजी में पावर शेयरिंग कहा गया है, पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य होता है सत्ता में सबकी हिस्सेदारी। सत्ता में सबकी हिस्सेदारी, सबको हिस्सा दिया जाए। तो इसी तरह से इस लेसन पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्रात्मक शासन में लोकतंत्र से प्रभावित होने वाले और उस प्रभाव में जीने वाले लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी निहित है। इस व्यवस्था में प्रत्येक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि जो सत्ता है उसमें सबकी साझेदारी हो। उस देश में, उस प्रदेश में जितनी भी जातियां रहती हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। यदि वही अधिक संख्या में है तो उनका प्रतिनिधित्व अधिक हो, कम संख्या में है तो उनका प्रतिनिधित्व भी रहे। ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यक हैं तो बहुसंख्यक उनके अधिकार का हनन करे, उनका शोषण करे। यही समस्या होती। यदि इन सब चीज़ों से बचना है तो सत्ता की साझेदारी हमें करनी ही होगी, अर्थात सबको प्रतिनिधित्व देना ही होगा। उदाहरण के लिए स्टूडेंट, अभी हाल ही की घटना, बिहार राज्य में जातिगत जनगणना कराई गई। जातिगत जनगणना होने से क्या है कि सभी जातियों की जानकारी हो गई कि कौन सी जाति कितनी संख्या में है। हाल ही में उसी अनुपात में उनको आरक्षण प्रदान किया गया। तो यही स्थिति है इसमें। यदि बहुसंख्यक जातियां अल्पसंख्यक जातियों का शोषण करेंगी तो उस देश में, उस राज्य में शासन करना बड़ा कठिन हो जाता है। जातीय विद्रोह हो जाता है, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। दो देश बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देकर के समझाया गया है कि कैसे सत्ता की साझेदारी यहाँ पर थी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। स्टूडेंट्स, बेल्जियम जो है पश्चिमी यूरोप का एक देश है। कहाँ का देश है? पश्चिमी यूरोप का। यह यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। इसका क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी तथा लग्जमबर्ग से लगती। बड़ी कठिन है यहाँ की जातीय बनावट। देश की कुल आबादी का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। बाकी 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी बचे 1% जर्मन भाषा बोलते हैं। जबकि राजधानी जो ब्रुसेल्स है बेल्जियम की, यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। स्थिति क्या है स्टूडेंट्स? आबादी किनकी अधिक है? डच भाषा बोलने वालों की 59%, 59, एक कम 60। जबकि
फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या 40% है। लेकिन जो राजधानी ब्रुसेल्स है, जहाँ से सत्ता गवर्न होती है, जहाँ से शासन संचालित होता है, वहाँ स्थिति इसके विपरीत है। वहाँ क्या है, 80% लोग फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, अर्थात 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले 20% ही हैं। उल्टा हो गया, जो कम संख्या में है वो राजधानी में अधिक संख्या में है। पूरे देश में तो कम है, लेकिन राजधानी में उनकी संख्या अधिक है। तो जहाँ से सत्ता गवर्न होती है, यदि वहाँ संख्या अधिक है तो स्थिति ऑटोमेटिकली सही होगी। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं अपेक्षाकृत रूप से अधिक संपन्न और शक्तिशाली रहे, जबकि डच भाषा बोलने वाले अपेक्षाकृत कम संपन्नता है, कम शक्तिशाली हैं फ्रेंच भाषा बोलने वालों से। तो इस तरह से 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव भी हो गया था। दोनों समुदायों के टकराव को सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला था। डच बोलने वाले संख्या में अधिक थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे। यह मानचित्र भी बना हुआ बेल्जियम का, देख सकते हैं आप। ये ब्रुसेल्स राजधानी क्षेत्र इस रंग में है, देखिए दिखाया गया है इसमें। ये बेलोन फ्रेंच भाषी ये हैं, फ्लेमिश डच भाषी ये हैं, अर्थात स्थिति को आप देख सकते हैं क्या है। इस तरह से जो यहाँ सामाजिक विभाजन था, जो जातीय समीकरण था, थोड़ा सा अलग था, लेकिन आगे चल करके स्थिति को शासन संभालने वाले लोगों ने संभाला और समीकरण बैठाया और उचित प्रतिनिधित्व दिया, जिससे बेल्जियम आज एक अच्छा खासा देश है, किसी भी तरह कोई समस्या नहीं। लेकिन एक और देश जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, श्रीलंका। श्रीलंका में स्थिति अलग है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ है। तमिलनाडु, भारत के जो राज्य है तमिलनाडु के दक्षिण तरफ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की आबादी कई जाति समूह के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा व प्रमुख जो यहाँ का सामाजिक समूह है सिंघलियों का है, जो कुल आबादी का 74% बौद्ध धर्म को मानता है। और जबकि दूसरे नंबर जो तमिल लोग हैं, तमिल बोलने वाले, उनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। उसमें भी कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम। बौद्ध धर्मावलंबी और सिंघली, इन लोगों की संख्या अधिक है, जैसे कि बताया जा रहा है। तो यहाँ जो ये बहुसंख्यक थे सिंघली समुदाय के लोग, इन लोगों ने क्या किया, पूरा शासन व्यवस्था से लेकर हर जगह काबिज हो गए। श्रीलंकाई मूल के, आगे बताया जा रहा, तमिल लगभग 13% और भारतीय मूल के तमिल औपनिवेशिक काल में बागानों का भारत से लाए गए लोगों की संतान 5% भारतीय मूल के तमिल थे। अर्थात जो 17-18% थे भी अन्य तमिल लोग, उसमें भी कई गुट थे, कई जातियां थी, और ईसाई लोग भी थे 7% लगभग। तो यहाँ निवास करने वाले लोगों में श्रीलंका में ईसाई, सिंघली और तमिल हर तरह के लोग थे। लेकिन बहुसंख्यक कौन था?
सिंघली थे। इस तरह से आगे देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, जो यहाँ आज एक समस्या बनी हुई है। श्रीलंका देश में 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्र बना था। जैसे कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इस कारण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय को स्थापित करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के अंतर्गत अनेक कदम उठाए। 1956 में कानून बनाया, जिसके अंतर्गत तमिल को महत्व न देते हुए सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली। नए संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मतों का संरक्षण और बढ़ावा देगी, अर्थात पूरी तरह से बहुसंख्यकवाद हावी। जो सिंघली थे उन्हीं का राज्य, और तमिलों को बिल्कुल नेग्लेक्ट, उपेक्षित कर दिया गया, जो आगे चल करके गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। यहाँ की सरकार आज की स्थिति में, वर्तमान समय में बहुत ही गहरे संकट में है। ये तमिल लोगों का ये है, श्रीलंकाई तमिल, इस हल्के गाढ़े कलर में, भारतवंशी तमिल, मुसलमान, उसमें तमाम तरह के, और ये जो इस तरह से है अलग रंग में, यह बहुसंख्यकों का है, अर्थात सिंघलियों का है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंघली समुदाय के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। अंततः श्रीलंकाई तमिलों ने मजबूरन अपने अलग राजनीतिक दलों का गठन किया। तमिल को राजभाषा बनाने, उन्हें रोजगार, शिक्षा में अवसर प्रदान करने की मांग उन लोगों ने किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले क्षेत्र की स्वतंत्रता को, उनकी मांगों को निरंतर नकारा गया। तमिल की अनदेखा ये लोग करते रहे। यही टकराव आगे चल के गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम स्वरूप दोनों ओर के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इनके परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। तो श्रीलंका की स्थिति इसमें बहुत ही खराब हो गई, कारण सत्ता की सही साझेदारी ना होना। अब तो समझ गए होंगे सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, अर्थात सभी समुदायों को, सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देना। आज ये बेल्जियम की समझदारी, जिससे बताया गया है, बेल्जियम के नेताओं ने समझदारी दिखाते हुए श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का निर्णय किया। क्षेत्रीय अंतरों और विविधता को स्वीकार किया। 70 और 93 के मध्य उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन केवल इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो, सब लोग मिलजुल कर रह सके। बेल्जियम के मॉडल की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार रही। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों का प्रतिनिधित्व उसमें रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, अर्थात सामुदायिक सरकार। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के व्यक्ति चाहे वो जहाँ भी रह सकते हों, उन्हें सामुदायिक सरकार को चुनना होता है। अर्थात बहुत ही समझदारी दिखाते हुए बेल्जियम देश ने कहीं से भी इस तरह का कार्य नहीं किया कि जिससे जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें उपेक्षा का शिकार होना पड़े। अब आप देख सकते हैं दोनों की तुलना की गई है, दोनों देशों की, बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही देश लोकतांत्रिक, अर्थात लोकतंत्र है। फिर भी सत्ता में साझेदारी के प्रश्न का उन्होंने भिन्न भिन्न तरीकों से निपटाने का प्रयास किया।
बेल्जियम के नेताओं को इस बात का एहसास था कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं को सम्मान करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों दल आपस में साझेदारी करने पर सहमत हुए और श्रीलंका ने इसके ठीक विपरीत रास्ता अपनाया, अर्थात बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने और सत्ता में उनको भागीदार ना बनाने का निर्णय करता है, जो देश के विभाजन का, देश के टूटने का कारण बनता है। इससे देश की एकता और अखंडता ही संकट में पड़ सकती है। इस तरह से सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है बताया जा रहा है। सत्ता की साझेदारी अति आवश्यक। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं। सत्ता का बंटवारा करके ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश में शांति बहाली की जा सकती है। तो बेल्जियम और श्रीलंका की हमने तुलना की। श्रीलंका सत्ता की साझेदारी न करके परेशान है, जबकि बेल्जियम ने उचित रास्ता अपनाते हुए देश की स्थिति को संभाला और देश में अच्छी तरह सारे काम चल रहे हैं। अर्थात इस आधार पर हम सब कुछ समझ चुके हैं, चाहे लघु उत्तरीय आए, चाहे विस्तृत उत्तरीय आए, अति लघु उत्तरीय आए या MCQ आए, वह विकल्पी प्रश्न है, हम उसका उत्तर दे लेंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? स्पेनिश थी। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 4 फरवरी 1948। सी, अर्थात OMR पर आधारित है, सी गोला कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक जात बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से धनी और ताकतवर है? कौन सी है? फ्रांसीसी। अब आगे देखिए, सन 1970 और 93 के मध्य बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्यों पड़ी थी? ताकि देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी आपस में मिलजुल कर रह सके। ये है कौन सा? बी। अगला है, सत्ता की साझेदारी के लिए निम्नलिखित कौन से 2 उचित तर्क हैं? पहला है, देश की शासन प्रक्रिया में सभी लोगों को भागीदारी बनाया जाता है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में राष्ट्रीय भाषा घोषित किसे किया गया? किसे किया गया? सिंघली को। अगला है, श्रीलंका ने किस विदेशी शक्ति से आज़ादी प्राप्त की? इंग्लैंड से। उसमें इंग्लैंड पूरे भाग भी था, हर जगह। आगे देखिए, श्रीलंका में सिंघली भाषा बोलने वाले लोगों का औसत कितना था? 65%। कितना था? 65%। आगे है, 70 और 93 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार। बार बार वर्णन किया गया, 4 बार 4 बार। तो याद हो जाना चाहिए। बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ था? 18 अप्रैल 1839 को, सॉरी 19 अप्रैल 1839 को। निम्नलिखित में से किस एक देश में बहुसंख्यकवाद को अपनाया जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका एक बेकार सा देश जो थोड़ी सी भूल के कारण दुनिया भर की समस्याओं को झेल रहा है। अब अति लघु उत्तरीय है, बेल्जियम में भाषाई आधार पर कितने समूह हैं? 3 समूह हैं, फ्रांसीसी, जर्मन। अगला है डच। बहुसंख्यकवाद क्या है? जब जानेंगे बहुसंख्यकवाद क्या है। मनमाने ढंग से जो है, जो बड़ी जातियों के लोग हैं, अर्थात जिस जाति की संख्या अधिक है वही लोग शासन व्यवस्था में भागीदारी करें और अल्पसंख्यकों को
उनका अधिकार देने से मना करें, यही बहुसंख्यकवाद है। एड़निक या जाति सबसे क्या समझते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यही लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। और क्या है वैध सरकार से आप क्या समझते हैं? जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार वैध सरकार कहलाती है। गृह युद्ध क्या है? किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जब युद्ध का रूप ले ले तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध। सत्ता की साझेदारी क्या है, अब तो आप समझ ही गए हैं। किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों, लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी है। श्रीलंका में पाए जाने वाले प्रमुख धर्म कौन कौन से? हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई, अर्थात सभी धर्मों को लेकर वहाँ हैं। लेकिन थोड़ी सी कमी के कारण आज वहाँ गंभीर समस्या बनी हुई है। अर्थात सभी समुदाय के लोगों को, सभी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके ही सही ढंग से सत्ता संचालित की जा सकती है। तो इस तरह से आशा करते हैं कि यह लेसन आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। यह लेसन किसी भी रूप में आए परीक्षा में, चाहे अति लघु या लघु, विस्तृत, उत्तरीय, बहुविकल्पीय, तो आशा करते हैं कि आपको उत्तर लिखने में समस्या नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।